मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अक्सर हम बड़ी खरीदारी और खास करके त्योहारी सीजन में खरीदारी के लिए क्रेडिट कार्ड पर काफी हद तक डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमें इस बात की जानकारी हो कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में किन बातों का रखना चाहिए खास ध्यान और कितना संभाल कर करना चाहिए इसका इस्तेमाल। तो क्रेडिट कार्ड के स्मार्ट यूज आज हम आपको बताने वाले हैं। क्या इसके फायदे हैं, क्या पॉसिबल इससे नुकसान हो सकते हैं, दोनों ही बातें हम समझेंगे बारीकी से। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा दे। लोन टैब के चीफ बिजनेस ऑफिसर अमित वेंकटेश्वर और फ्रियो के सीएफओ अंकुर माहेश्वरी हमारे साथ हैं। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं आज मनी गुरु के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। क्रेडिट कार्ड सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि डेफिनेटली इसके फ़ायदे अनेक हैं और ख़ास तौर पे फेस्टिव सीज़न पर तो हमने देखा है कि लोग एक क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके अपने तमाम इच्छाएं और तमाम जो भी उनके स्पेंडिंग्स है उसको पूरा करते हैं। पर उससे पहले कुछ आंकड़ों पर नज़र डालना ज़रूरी है, जिससे पहले मैं अपने दोनों ही एक्सपर्ट से इस पर कमेंट्स लूँ। क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी के पिछले कुछ महीनों के आंकड़े क्या कहते हैं? ख़ास तौर पर मिलेनियल्स में क्रेडिट कार्ड का जो चलन है वो बढ़ा है। मार्च में पर हमने देखा है कि जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उस पर डिफ़ॉल्ट के भी मामले बढ़े हैं। अराउंड 1.7% जो है मार्च में डिफ़ॉल्ट हमने देखा था 2024 में, और वो जून में बढ़कर 1.8% पर पहुंच गया। मार्च में जो बकाया हमने लगभग 2.5 लाख करोड़ का देखा था, हम चाहते हैं उसके ग्राफिक्स भी आए, वो बढ़कर 2.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया। 2023 में इसी पीरियड में हमने देखा था 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का बकाया रहा था। तो ये एक एस्पेक्ट है जो समझना बेहद ज़रूरी है कि क्रेडिट कार्ड पसंद तो बन रहा है मिलेनियल्स की, पर इस पर डिफ़ॉल्ट भी कुछ बढ़े हैं। इस ट्रेंड को पहले समझते हैं और उसके बाद क्रेडिट कार्ड को अब सही ढंग से अपने हित के लिए कैसे यूज़ करें, इस पर हम करेंगे चर्चा। अमित, सबसे पहले ज़रा ये समझाइए, जो हम आंकड़े जो फिगर्स लोगों को दिखा रहे हैं, मिलेनियल्स की पहली पसंद क्रेडिट कार्ड तो है ही, आखिरकार हो भी क्यों ना, पर डिफ़ॉल्ट का बढ़ना और जिस तरीके से बकाया बढ़ रहा है, ये ट्रेंड क्या बताता है? स्वाति, जो नंबर्स आपने दिए हैं वो नंबर्स एग्जैक्टली करेक्ट है। उस नंबर्स को देखते हुए यही समझ में आता है जो मिलेनियल का जो परचेज करने का हैबिट है, जिसको हम बोलते हैं कि ऑन स्पॉट डील्स को अट्रैक्ट होकर के परचेज करना, विच इज नॉट प्लान। जो हम एक प्लान तरीके से परचेजिंग करते हैं या जो जरूरत हो उस चीज की परचेज करना, जब हम उस दायरे से बाहर निकलते हैं और कुछ चीज परचेज करते हैं तो हम उस क्रेडिट ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कार्ड की वजह से क्रेडिट अवेलेबल है। तो हम सिर्फ वो देखने की कोशिश करते हैं कि मुझे आज की डेट में एडवांटेज क्या मिल रहा है और मुझे ये बेनिफिट है। हम ये चीज भूल जाते हैं कि इस चीज को मैं उस ड्यूरेशन में रीपे कर पाऊंगा, तब मुझे उसका फायदा होगा। तो ये मिलेनियल्स का जो आजकल हम लोग देखते हैं ई कॉम प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह की ऑफर्स चलती है, जिस तरह का स्कीम मिलता है कि आप 1 महीने में अगर इतना स्पेंड करेंगे तो आपको एक वाउचर मिलेगा, या इंस्टेंट डिस्काउंट है 10% 15% के, तो उसको कंपेयर करना होता है इन टर्म्स ऑफ आपके पास में उसको रीपे करने की कैपेसिटी क्या है, आपके लिए कितना जरूरी है। लेकिन आप अगर वो चीज भूल करके सिर्फ ऑफर देख करके आपके पास क्रेडिट लाइन अवेलेबल है, आप वो परचेज करोगे तो आप इस ट्रैप में फंसोगे। एंड दैट्स वो चीज थोड़ी परेशान करने वाली है, जो बहुत दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेंडर्स के लिए भी और यूजर्स के लिए भी। ओके अंकुर, मैं इसी बात पर आपसे ही समझना चाहती हूँ। स्पेशली ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन हम देखते हैं कि इस टाइम का फ़ायदा तो कंपनीज भी उठाती हैं। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का जो मेंशन है वो अमित ने यहाँ पर किया। हम देखते हैं कि नॉट ओनली ई कॉमर्स साइट्स पर चाहे वो गाड़ियाँ हो, घर हो, कुछ भी हो, जो भी आप इस अंडर द स्काई आप खरीद सकते हैं, उसके लिए क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है आज की डेट में। तो ये जो स्पेशली ये 3-4 महीने का जो टाइम होता है, जिसमें ना सिर्फ फेस्टिवल्स है बल्कि शादियाँ भी हैं, इस टाइम का जो ट्रेंड है इन योर एनालिसिस,
ये क्रेडिट कार्ड के लिए कैसा माना जाता है? कितनी बढ़ती है क्रेडिट कार्ड से खरीदारी? और इसमें हमने जो कुछ आंकड़े डिफॉल्ट्स के भी दिखाए, ये एक बड़ी वजह है? आप बिल्कुल सही कहा आपने। फेस्टिव सीजन, बिकॉज एवरीवन जस्ट वांट्स टू स्पेंड इन दिस सीजन, यूटिलाइज ऑल द ऑफर्स अवेलेबल। सारे लोग इस पीरियड में, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो फेस्टिवल हो, और या फिर चाहे कंपनीज का पुश हो, ई कॉम वेबसाइट और या फिर इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स, बिकॉज इस पीरियड में सबसे ज्यादा सेल होती है। डेफिनेटली इस पीरियड में बहुत ही ज्यादा क्रेडिट कार्ड का उपयोग बढ़ जाता है। औसतन आप मानिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोबेबली 30 to 40% मोर सेल्स फ्रॉम क्रेडिट कार्ड से इस पीरियड में होती है। इसके लिए सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी जने क्रेडिट कार्ड का एक्सटेंसिव यूज करते हैं इस पीरियड में, ये इंश्योर करें कि अपनी क्रेडिट लिमिट जितनी अवेलेबल है कार्ड की, उसको फुल यूज ना करें। बिकॉज अगर आप क्रेडिट लिमिट लीजिए, मान लीजिए अगर आपकी 5 लाख रुपए है, अगर आप पूरा 5 लाख रुपए यूज करते हैं तो इट कैन नेगेटिवली इंपैक्ट योर ब्यूरो स्कोर। थोड़ा सा एडवर्स इफेक्ट आता है उसका। सो एज अ थंब रूल, लोगों को ये यूज करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए कि अपनी लिमिट उनकी जितनी है उसका 30 to 50% आप यूज करें और उसको रेगुलर ड्यू डेट पे पे करें। तो फेस्टिव सीजन में या फिर इस पीरियड में बहुत ज्यादा ज्यादा ओवर एक्साइटेड होकर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स यूज करके अपनी सारी लिमिट एग्जॉस्ट करना इज नॉट द राइट वे। ओके, बिल्कुल। तो ये आप कह रहे हैं कि जितनी लिमिट होती है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप ओवरबोर्ड चले जाते हैं वहीं पर गलती हो जाती है। तो ये क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जो गलतियां हैं अमित, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जब क्रेडिट कार्ड से ओवर स्पेंडिंग कर लेते हैं जस्ट बिकॉज हमें बहुत अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, हमारा जो क्रेडिट स्कोर है, सिबिल स्कोर है, वो भी ख़राब हो जाता है। क्या थोड़ा सा आप इस पे और एक्सप्लेन करेंगे कि यूजुअली क्रेडिट कार्ड से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी के क्रेडिट स्कोर पर? आप बेतहाशा कार्ड स्वाइप तो कर रहे हैं, आपने आज खरीदारी की, आप फिर सोचेंगे ठीक है बाद में हम इसका आराम से इसका बिल पे कर लेंगे, लेकिन बाय द टाइम जब बिल पे करने का टाइम आता है तब शायद आप उस टाइम पर पैसे ना दे पाएं, आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो। तो हाउ कैन इट इम्पैक्ट योर सिबिल स्कोर? तो ये सब में इम्पोर्टेंट रहता है जब आप कार्ड पे परचेस करते हैं, राइट? तो आपको ये देखना है कि आपकी लिमिट कितनी है और आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एक कार्ड का साइकिल होता है रीपेमेंट का, राइट? तो उस ड्यूरेशन में आपको पेमेंट करनी है, 30 दिन का या 40 डेज का, जो आपका बिलिंग साइकिल है। तो आप जिस दिन परचेस कर रहे हो आपको आपका बिलिंग डेट पता होना चाहिए कि आप उतने टाइम में उसको रीपे कर पाओगे। एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कितने दिन का लीवे मिलेगा नेक्स्ट बिलिंग साइकिल से पहले। दूसरा, अगर वो जरूरत की चीज है तो आपने उसको प्लान किया है कि आप उसको रीपे कर पाओगे ड्यू डेट पे। अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपको, अगर उसको कन्वर्ट करना है ईएमआई में, दैट्स अ डिफरेंट, क्योंकि आपका जो बेनिफिट है, आपको अगर डिस्काउंट मिल रहा है इंस्टेंट 10% और आप कार्ड के चार्जेस पे जाएंगे तो विच वर्क्स आउट वेरी हैवी, जो आपको औसतन 24 से 36%, इवन 36% पर एनम के हिसाब से लगते हैं, तो आपका जो बेनिफिट मिला वो वाइप्ड ऑफ हो गया है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप उस ड्यूरेशन में पेमेंट करें। अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका पेमेंट ड्यू होने के बाद में वो आपका इम्पैक्ट नेगेटिव करेगा ब्यूरो स्कोर पे। और अगर आपने फुल्ली यूटिलाइज किया कार्ड तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा होगा, बिकॉज उससे आपका पता चलता है कि आपने कंट्रोल्ड वे में स्पेंडिंग नहीं करी है, प्लस आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं थी। जब ओवर ड्यू रिपोर्ट होगा तो आपका सिबिल स्कोर इफेक्ट करेगा, जो आपके दूसरे, अगर आपको हाउसिंग लोन चाहिए चाहिए तो उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा, दूसरे लेंडर्स उस स्कोर को देखेंगे। तो सब में इंपॉर्टेंट, जब आप परचेस करते हैं तो सिर्फ ऑफर्स ना देखिए, उसका टाइमिंग देखिए, उसको किस तरह से आप रीपे करेंगे वो अंडरस्टैंड कीजिए, और देन यू शुड परचेज इट। क्रेडिट आपके पास में है अवेलेबल, लेकिन उस क्रेडिट को इंस्टेंटली आप कैसे यूज कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, बिकॉज इसका इम्पैक्ट आपके लिए लॉन्ग टर्म रहेगा। अगर आपने ड्यू डेट पे रीपे नहीं किया तो ये आपके ब्यूरो स्कोर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, आपका ब्यूरो स्कोर नीचे आएगा और ये रिपोर्टिंग आपके ब्यूरो में जाएगी। जितना डिले आप करोगे उतने नंबर ऑफ डेज आपका डीपीडी, डिलेड पेमेंट्स दिखेगा, जो आगे आपके किसी भी लोन के अप्लाई करोगे तो उसके अप्रूवल में नेगेटिव हाईलाइट करेगा ये चीज।
ओके। मुझे अंकुर ये भी बात बताइए, क्योंकि चलिए क्रेडिट कार्ड तो आपके पास एक तरीके से एक टूल है जिससे कि आप खरीदारी कर सकते हैं, डेफिनेटली उसके फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड का कहाँ पर सबसे ज़्यादा सही इस्तेमाल किया जा सकता है और कहाँ पर आप सजेस्ट करेंगे कि ऐसी परचेजिंग के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है, या फिर इस ऐसी परचेजिंग के लिए क्रेडिट कार्ड सूटेबल नहीं है। तो सूटेबल कैसी खरीदारी के लिए और कैसी खरीदारी के लिए कम सूटेबल रहना चाहिए? श्योर स्वाति। मोस्टली अगर देखा जाए तो जो जनरल यूज आपका है, जो आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल के हिसाब से ट्रैवल हुआ या फिर आपका फैशन हुआ, अपैरल्स हुआ, फुटवियर हुआ, द जनरल यूज कैटेगरी, वहां पे आप उसको एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, क्योंकि लो वैल्यू आइटम होते हैं, इजीली आप उनको कंसोलिडेट करके रीपेमेंट की आपकी कैपेसिटी होती है। लेकिन जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जहां पे कंपनीज की काफी स्कीम्स रहती है, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई और लो प्रोसेसिंग फीस एक्सेट्रा, उनमें थोड़ा सा केयरफुल होके उसमें एंटर करना चाहिए। जैसे रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन हुआ और या फिर कोई बिग इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज हुआ जो आपकी कैपेसिटी से बाहर है, लेकिन आपको लगता है कि आप ईएमआई में कन्वर्ट करके उसको इजीली अफोर्ड कर लेंगे, तो उसमें थोड़ा आपको केयरफुल रहना चाहिए। और एकदम से अगर आपके पास अवेलेबल लिमिट 5 लाख है मेरे एग्जाम्पल में, तो पूरा 5 लाख इमिडिएटली यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये क्लियर है कि आप उसको 6 महीने या 12 महीने में ईएमआई में पे करने में असमर्थ होंगे, अगर आपको ये क्लियर है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी से आप उस ईएमआई को बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं और आपने उसके एसोसिएटेड टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लिया है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, तो ऑफ कोर्स ईएमआई ऑप्शन में जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस जो भी होंगे, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस में थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। ओके। तो हाई ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए जब आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्सट्रीमली कॉशियस, क्योंकि डेफिनेटली उसका जो आपका बकाया होगा, उस पर जो इंटरेस्ट चढ़ेगा वो भी हाई ही होगा। अगर उस पर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा डेंट इसमें पड़ सकता है। अमित, मुझे एक बात बताइए, एक टाइम पर एक यूज़र को आइडियली कितने क्रेडिट कार्ड रखने चाहिए? हम देखते हैं कई बार लोगों के पास 1, 2, 3, 4 क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, पर क्या कोई ऐसा एक आइडियल नंबर है कि इससे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड आप मत रखिए, बिकॉज ये फिर सरदर्दी को न्योता है? ऐसा आइडियल तो इफ समबडी इज रिस्पॉन्सिबल इनफ 3-4, बट मेरे हिसाब से एक आदमी के पास में मिनिमम 2 कार्ड होने चाहिए ऑप्शनल, जो एक अगर यूज कर रहे हैं आपके डेली ट्रांजैक्शंस के लिए और एक आप उसको हैंडी रखिए इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी। तो मिनिमम 2 कार्ड आप रख सकते हो, क्योंकि हर कार्ड का एक प्रपोजिशन होता है कि उनकी ऑफरिंग थोड़ी डिफर करती है। किसी में आपको परचेज बेनिफिट्स मिलेंगे कहीं ऑफर्स के, कहीं पर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन इस ऑफर्स के उसमें कई बार देखा गया है कि पीपल गो और जाकर के वो 5-6 क्रेडिट कार्ड लेते हैं और फिर वो टेम्पटेशन में उसको हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से 2 एट मैक्स 3 कार्ड टू हैव वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ ऑफर, और आपके इमरजेंसी यूसेज के लिए आप एक कार्ड को साइड में रखिए और एक बीएयू आपका जो रेगुलर छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां आप यूज करते हैं उसमें यूज कीजिए। ओके, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। कुछ हम बहुत जो इम्पोर्टेंट FAQs होते हैं क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए, उस पर भी हम जान रहे हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट से। बहुत ही स्पेशल जानकारी अब तमाम दर्शकों के लिए। तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करे समझदारी से, इस पर खास चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे साथ अमित वेंकटेश्वर हैं लोन टैप से, फ्रीओ से हमारे साथ अंकुर महेश्वरी है। उनसे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टिप्स जान रहे हैं आप सभी के लिए फेस्टिव सीजन में क्रेडिट कार्ड के स्मार्ट यूज़ के बारे में। अंकुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, डिजिटल डकैती जिसको हम कहते हैं, काफ़ी लोग इससे परेशान हैं और कई लोगों के साथ तो क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए भी कई हादसे हुए हैं। कैसे जब किसी के साथ क्रेडिट कार्ड से जुड़ा फ्रॉड हो जाता है तो कैसे मालूम चले, और सबसे पहले कहाँ पर शिकायत की जानी चाहिए ऐसे भी किसी फ्रॉड की? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, बिकॉज
बहुत सारे लोग मल्टीपल कार्ड्स रखते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि उनका कार्ड कहीं और यूज हो रहा है क्या। स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शन में कहीं ना कहीं फ्रॉड हो जाता है। सो दो तीन बहुत जरूरी बातें हैं जो फ्रॉड से बचने के लिए हर एक कार्ड होल्डर को करनी चाहिए, और अगर कहीं पे ऐसा फ्रॉड हो जाता है तो क्या करना चाहिए, दैट्स अ सेकंड एस्पेक्ट। तो अगर ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए दो तीन चीजें। नंबर वन, आप हमेशा ट्रस्टेड वेबसाइट और द ट्रस्टेड सिक्योर पेमेंट गेटवे से ही ऑनलाइन परचेजिंग करें। कहीं पे भी आपको कुछ फिशिंग लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि कुछ संदेहास्पद है, तो वहां पे आप अपना कार्ड का उपयोग ना करें, क्योंकि आपकी कार्ड की डिटेल कोई और ले सकता है और उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। सेकंड है कि कोई भी जना अगर आपसे फोन पे आपका ओटीपी मांग रहा है या कार्ड की डिटेल मांग रहा है, एक्सपायरी डेट मांग रहा है, सीवीवी नंबर मांग रहा है, तो उसको कभी भी फोन पर ना दें। हमेशा ये जांच ले परख लें कि सीवीवी और आपका ओटीपी नंबर किसी को भी नहीं देना चाहिए। उससे आपका सीधा सीधा फ्रॉड हो सकता है और आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो सकते हैं। थर्ड, आप अपना हर एक क्रेडिट कार्ड इश्यूअर कंपनी का ये फीचर होता है कि आप उनके यहाँ पे ट्रांजेक्शन अलर्ट का सिस्टम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आप फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए का स्वाइप कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं कार्ड का, तो इमिडिएटली आपको एसएमएस आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि 5,000 रुपए आपका कार्ड यूज हुआ है। उस वक्त आप इमिडिएटली देख सकते हैं और उसको रोकने के लिए और उस फ्रॉड को रिपोर्ट करने के लिए इंस्टेंटली रिपोर्ट कर सकते हैं, रादर देन वेटिंग फॉर योर स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द मंथ। तो ये दो तीन चीजें बहुत जरूरी है जो ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो मंथली आपका क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट होता है उसको आप रेगुलरली मॉनिटर करें, और जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एनालाइज करें, और जरूर ये देखें कि कहीं पे कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है क्या, तो आपको फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होगी। और जब भी फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है, इमीडिएटली आपको क्रेडिट कार्ड इश्यूअर कंपनी की हेल्पलाइन पे कॉल करना है और उनको बोलना है कि आप ये मर्चेंट सेटलमेंट को रिवर्स करिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्रेडिट कार्ड कंपनीज एक फॉर्म भरवाती है, डिक्लेरेशन लेती है, बड़ा सिंपल सा फॉर्म होता है, वो कोई भी आदमी डाउनलोड करके या कहीं से भी लेके बैंक की ब्रांच में जाके भर सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस हर एक कार्ड के फीचर में ये इस टाइप के फ्रॉड अगर टाइमली रिपोर्ट हो जाते हैं तो कंट्रोल हो जाते हैं और बैंक उसको रिवर्स भी कर पाती है। लेकिन अगर आप उसका ध्यान नहीं रख पाए, 1 महीना 2 महीना हो गया, उसके बाद में आपको पता पड़ा और फिर आप रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली आपको उसका रिफंड या रिवर्सल नहीं हो पाएगा। तो टाइमली एक्शन लेना और बैंक के कस्टमर केयर पे संपर्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइमली एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी केस के किसी भी फ्रॉड के केस में। अगला सवाल थोड़ा सा मॉरल हो सकता है। अमित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आपके आसपास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कीजिएगा। बच्चों को क्रेडिट कार्ड कब देना चाहिए? क्या उन्हें देना चाहिए फॉर यूसेज? क्या छोटी उम्र से, क्योंकि अब मिलेनियल्स की तो बात करें, हम जेन जी और जेन अल्फा की तरफ बढ़ रहे हैं फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, तो अगर छोटी उम्र से उनको एक कंट्रोल्ड किस्म की अगर बाइंग की आदत डाली जाए तो इज इट बेनिफिशियल? तो क्या आपकी सलाह रहेगी बच्चों में क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की? बच्चों में क्रेडिट कार्ड का मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बच्चों पे क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं करना चाहिए। जितना उनको डिले करके दिया जाए उतना बेटर है, बिकॉज हमने जितना फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस और बढ़ते हुए देखा है, उस तरह की सिक्योरिटी भी मेंटेन करना और वो फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना भी जरूरी होता है। आज जैसे यूपीआई वगैरह भी अदर पेमेंट ऑप्शंस है जहां वो लोग यूज कर सकते हैं बच्चों को लिमिट दे करके, लेकिन क्रेडिट कार्ड थोड़ा आई थिंक डिले करके बच्चों को दिया जा सकता है। फीचर्स काफी सारे हैं कि आप उसको एड ऑन कार्ड दे सकते हो, लिमिट्स ब्लॉक कर सकते हो, एक लिमिट सेट कर सकते हो कि मिनिमम ट्रांजैक्शन अलाउड इतना है, आप अपने एंड पे कंट्रोल कर सकते हो। बट उसके बाद में भी चांसेस है कि उस ट्रांजैक्शन के दौरान अगर कोई ओटीपी और कार्ड डिटेल्स बाहर जाते हैं किसी के पास, तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं, विच कैन लीड टू अ हायर रिस्क। तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को क्रेडिट कार्ड इनिशियली देना इज द राइट चॉइस। क्योंकि कुछ दर्शकों ने हमसे सवाल पूछा था, इसलिए आई थॉट कि एक्सपर्ट से राय लेना ज़रूरी है कि क्या उनका इसमें मत है। अंकुर, आपसे समझना ज़रूरी है कि जो एक हम ओवरबोर्ड चले जाते हैं
हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड है, हमारे फेस्टिवल शॉपिंग है तो थोड़ी एक्स्ट्रा शॉपिंग कर ली, तो वो जो फिजूल खर्ची का जो एक लिमिट होती है, जो लाइन होती है, हम जो ओवरबोर्ड जाने का जो खतरा हो जाता है, उससे कैसे बचा जा सकता है? जो हम क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशो की बात कर रहे हैं, कितना रहना चाहिए यूजुअली वो? आपका जनरली मंथली पेइंग कैपेसिटी का 50% से ऊपर का क्रेडिट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। अगर मैं एक एग्जांपल देके इस बात को समझाऊं, अगर किसी यंगस्टर की इनकम है 50,000 रुपीज, तो उसको क्रेडिट में जनरली 25,000 रुपीज से ऊपर उपयोग नहीं करना चाहिए। जनरली मिलेनियल्स में ट्रेंड होता है कि क्रेडिट कार्ड का जो फीचर होता है कि आप मिनिमम पेमेंट पे कर सकते हैं। अगर आपका ड्यू है 20,000, यू कैन जस्ट पे 2,000 एंड 18,000 विल गेट रिवॉर्ड, यानी आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह और लेवी हो जाएंगे। तो लोगों को, यंगस्टर्स को ये लगता है कि बहुत ही इजी तरीका है एक अच्छी शॉपिंग करने का, बिकॉज भले ही आपने 20,000 रुपए का शॉपिंग किया, 2,000 रुपए पे करना है अगले महीने, और 18,000 रुपीज एक तरीके से आपको इंटरेस्ट के साथ अगले महीनों पे करना होगा, जो आप आराम से कर लोगे। लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ऐसा करने से आप, इनकम है आपकी 50,000 बट यू मे एंड अप स्पेंडिंग मोर देन 1 लाख, और ये कंप्लीट डेट ट्रैप है जिसमें नहीं घुसना चाहिए। तो जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हो, आप उसको पूरा पे करें, मिनिमम अमाउंट पे ना करें, जहां तक हो सके रिवॉल्व ना करें, और आपका जितना मंथली अर्निंग कैपेसिटी है, कैश इन हैंड है, उसका अप टू 50% तक क्रेडिट यूज करें, चाहे क्रेडिट कार्ड हो या आपका और कोई लोन। ओके, तो एक आपको एक क्रेडिट जो एक लिमिट रखनी चाहिए कि आपको कितना इस्तेमाल करना है क्रेडिट का। एक बेसिकली एक बजट बना दीजिए, जो एक बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बेसिक्स होते हैं, रूल होते हैं, और उसके मुताबिक आप क्रेडिट कार्ड से ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके फ़ायदे अनेक हैं, लेकिन हाँ, अगर उसको गलत ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आप डेट ट्रैप में भी फंस सकते हैं। कई सवालों के जवाब हमने जाने अपने दोनों एक्सपर्ट से। बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अमित और अंकुर, आप दोनों का ही हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस।